Hello students, I am Dr. Bilal Sharma. In today's lecture, we will discuss about the regulation of kidney function. तो आज के लेक्चर में हम रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन को डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं एक समराइज लेक्चर तैयार करूंगा जिसमें कि पूरे के पूरे जो है यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को ब्रीफ में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है ना। तो यदि आप में से कुछ बच्चों को कोई डाउट्स रह जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में कोई पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ या उसके आगे पीछे आपको कहीं ना कोई प्रॉब्लम आ गया, तो वो जो प्रॉब्लम है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, सॉर्ट आउट आप उसको कर सकते हो। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अब फंक्शन ऑफ किडनी effectively monitorized and regulated by the हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म है। हमारा जो किडनी का जो फंक्शन होता है उसकी मॉनिटराइजेशन, उसका जो रेगुलेशन होता है वो हार्मोनल फीडबैक के थ्रू होता है। और इसमें बेसिकली 3 बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। पहला स्ट्रक्चर है हमारा हाइपोथैलेमस, दूसरा स्ट्रक्चर है जेस्टा मेडुलरी एपरेटस और तीसरा स्ट्रक्चर है हमारा हार्ट। तो ये 3 स्ट्रक्चर जो है इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। So you must remember that function of kidney effectively monitorized and regulated by hormonal feedback system। तो किडनी का जो फंक्शन है वो किसके थ्रू रेगुलेट हो रहा है? हार्मोनल फीडबैक सिस्टम के थ्रू ये रेगुलेटेड हो रहा है। इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है? तो नाउ वी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन किडनी रेगुलेशन। तो किडनी रेगुलेशन में कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होंगे? नंबर 1 हाइपोथैलेमस, नंबर 2 जेस्टा, ग्लोमेरुलर एपरेटस और तीसरा आता है फ्यू पार्ट ऑफ हार्ट। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर है, these 3 structure responsible for the रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ये 3 स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होते हैं
हमारे किडनी फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये तो पूरा क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको इतना। अब हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। तो ये तो क्लियर, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो हम यहां पर 3 तरह से कंट्रोलिंग की बात करेंगे। 3 तरह से कंट्रोलिंग की बात कैसे कैसे करेंगे समझिए। पहला हम बात करेंगे कंट्रोल बाय एडीएच। तो हम किडनी फंक्शन पे जो कंट्रोलिंग है उसकी 3 तरह से डिस्कस करेंगे। पहला कंट्रोल बाय एडीएच। एडीएच मतलब कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दूसरा हम यहां पर रेगुलेशन में बात करेंगे कंट्रोल बाय जेजीए। और रास, वो मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। तीसरा कंट्रोल बाय आर्ट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर एएनएफ। तो हम इस तरह से 3 तरह से किडनी के फंक्शन के ऊपर रेगुलेशन की बात करेंगे। पहला कंट्रोल बाय एडीएच, दूसरा कंट्रोल बाय जेजीए, तीसरा कंट्रोल बाय एएनएफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल बाय एडीएच। Number 1, control by ADH। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एडीएच के थ्रू किस तरह से कंट्रोल होता है किडनी फंक्शन। देखिए एडीएच, एडीएच का मतलब क्या होता है? एडीएच का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इट इज ऑल्सो नोन एज द वेसोप्रेसिन एंड दीज हार्मोन secreted by posterior lobe of pituitary gland. You know that pituitary gland is the master gland of the body. ओके तो अब एक्चुअली क्या है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी आर्टरीज हैं, उन आर्टरीज के अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो यू मस्ट रिमेंबर दैट ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। Osmoreceptors present in our body। तो स्टूडेंट्स ये ऑस्मोरिसेप्टर्स क्या होते हैं? ऑस्मोरिसेप्टर्स ऐसे सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ब्लड के अंदर थोड़ा भी ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंजेस होता है, थोड़ा बहुत भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो जाता है, तो उससे ये सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है ना? तो यू मस्ट रिमेंबर दीज एक्टिवेटेड बाय ये किसके थ्रू एक्टिवेटेड होंगे? नंबर 1 चेंज इन ब्लड वॉल्यूम। देखो बॉडी में ब्लड का अमाउंट फिक्स है, अब बॉडी के ब्लड वॉल्यूम में चेंजेस हुआ तो क्या होगा?
ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, उससे एक्टिवेटेड हो जाएंगे। एंड दीज आर आल्सो एक्टिवेटेड बाय आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये किस वजह से चेंज हो रहे हैं? ये चेंज हो रहे हैं वॉल्यूम में चेंज होने की वजह से, या फिर ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें चेंज होने की वजह से, या फिर ब्लड में जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन उसमें जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट हो जाएंगे। जब ये ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो ये ऑस्मोटिक चेंज की जो इंफॉर्मेशन है वो किसको भेजेंगे, ब्रेन को भेजेंगे। तो अब क्या होता है कि दीज ऑस्मो रिसेप्टर सेंड द इंफॉर्मेशन टू हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है ये जो भी चेंज हो रहा है, यहीं पे समझ लीजिए, जो भी चेंज हो रहा है ये उसकी इंफॉर्मेशन किसको भेजेंगे, ब्रेन को भेजेंगे। ब्रेन में कौन सा पोर्शन, हाइपोथैलेमस। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी चेंज हुआ, तो जो भी चेंज हुआ उस चेंज की इंफॉर्मेशन इन्होंने कहां भेजी, ब्रेन में भेजी। ब्रेन में किसको भेजी, हाइपोथैलेमस को भेजी। अब हाइपोथैलेमस को इंफॉर्मेशन भेजी तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन के ऊपर कंट्रोल करता है। ये किसके ऊपर कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है उसके ऊपर। अब पोस्टीरियर लोब का जो सिक्रीशन होता है वो तो हाइपोथैलेमस बेचारा खुद ही तैयार करता है, ठीक है। अब जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हुआ और इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में गई तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि जो पोस्टीरियर लोब ऑफ जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वहां से एक हार्मोन जो होता है उसके सिक्रीशन को रेगुलेट करेगा। कौन सा हार्मोन, इसे हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन, जैसे हम बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, ADH। तो इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस के पास गई। अब हाइपोथैलेमस ने इंफॉर्मेशन किसको भेजी, पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, वैसोप्रेसिन। और वैसोप्रेसिन का ही अल्टरनेट क्या नेम क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो उसका जो लेवल है वो लेवल चेंज हो जाएगा। और ये लेवल देखिए क्या करता है, ये लेवल किस तरह से काम करता है वो हम देखते हैं। तो ये तो आपको समझ में आया कि हमारी बॉडी के अंदर जो ADH है वो ADH का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किस तरह से चेंज हो रहा है, ये तो क्लियर हो गया। इसमें तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं ना आपको। यहां तक जो हमने पूरा डिस्कस किया है इट बिकम क्लियर। ये तो पूरा क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। ये क्लियर हो गया आपको। अब एक्चुअली the ADH facilitates the water absorption at distal part of the nephrons। तो हमारा जो ADH होता है, दिस ADH, अभी ये ADH है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल एट
water absorption at distal part of नेफ्रॉन्स। तो एडीएच जो होता है वो डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स पर वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब वाटर का एब्जॉर्प्शन डिस्टल पार्ट पे करेगा तो उसकी वजह से हम एक समस्या से बचाव कर सकते हैं। वो समस्या कौन सी? डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब होता है बहुत ज्यादा यूरिन पास आउट करना। अब बॉडी में जब ब्लड की कमी है, बॉडी में ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा है, बॉडी में पानी की कमी है, तो ऐसे में ज्यादा यूरिन पास आउट होगा तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तब ये एडीएच क्या करेगा? एडीएच हमारा जो है, यह जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है किडनी के अंदर, उसको ये क्या करेगा? उसको ये मैनेज करेगा। कैसे मैनेज कर रहा अपन देखते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि एडीएच क्या करेगा कि डिस्टल जो कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल वाला पार्ट है हमारा, और हमारा जो थोड़ा बहुत जो कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट है, उस पर वाटर के एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा? बढ़ाएगा। कब बढ़ाएगा? जब बॉडी के अंदर वाटर की कमी है। जब बॉडी में वाटर की अमाउंट ज्यादा है तो एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाएगा, तो यूरिन पर्सन पास आउट ज्यादा करेगा। तो बॉडी में जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसको बेसिकली रेगुलेट करने में हमारा जो एडीएच हार्मोन होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एडीएच की जो अमाउंट है वो किडनी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही है। कैसे कंट्रोल कर रही है? यदि बॉडी में ब्लड में वाटर की अमाउंट ज्यादा है, तो बॉडी में वाटर की अमाउंट ज्यादा है तो उसे कम करना है ना, तो यूरिन कम बनाना है, ज्यादा बनाना है, ज्यादा बनानी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा? एडीएच का सिक्रीशन कम होगा। और जब बॉडी में वाटर की कमी है तो क्या करना है? यूरिन के थ्रू जो वाटर लॉस हो रहा है उसे कम करना है ना। तो फिर क्या होगा इसके लिए ये होगा कि एडीएच का सिक्रीशन ज्यादा होगा। अब गर्मियों के समय देखिए स्वेटिंग बहुत होता है, पसीना बहुत होता है, तो आप देखिए गर्मियों के दिनों में लोग यूरिनेशन के लिए कम जाते हैं। कम क्यों जाते हैं? क्योंकि बॉडी में वाटर की कमी हो गई, और कमी होने पे क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है एडीएच ज्यादा सिक्रेट करने की कमांड जाएगी, और ज्यादा सिक्रेट करने की कमांड जाएगी ना, तो क्या होगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स पर ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसे हम एक कॉलम के थ्रू समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा अपने को। कॉलम से इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोर्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे ब्लड के अंदर जाता है। सपोर्ट है अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी में कम है, तो एडीएच से कैसे कंट्रोल हो रहा है जरा समझो। अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड क्या है? कम। अब ब्लड में वाटर की अमाउंट कम है, तो मुझे एक बात बताइए कि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? इसकी वजह से बढ़ेगा। ठीक, तो अब क्या हुआ? इसकी वजह से ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ
ब्लड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, ऑस्मोटिक, हमारे ऑस्मो रिसेप्टर ये इंफॉर्मेशन किसको सेंड करेंगे, हमारे ब्रेन को सेंड करेंगे। तो हमारे जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं ये इंफॉर्मेशन किसको सेंड कर रहा है, हाइपोथैलेमस को सेंड कर रहे हैं। जब हाइपोथैलेमस को ये इंफॉर्मेशन भेजी गई तो हाइपोथैलेमस किसके ऊपर कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल करेगा। तो दिस स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर सिक्रेशन द ADH। stimulate the pituitary glands for ADH का अमाउंट क्या करेगा, ये बढ़ाने के लिए स्टिमुलेट करेगा। किसके लिए इसने स्टिमुलेट किया, ADH का अमाउंट बढ़ाने के लिए सिक्रेट किया। अब ADH का सिक्रीशन बढ़ गया, ADH रिलीज इन एक्सिस सपोर्टेड। ADH एक्सिस में, अब एक्सिस में होने की वजह से क्या होगा, इंक्रीज द परमेबिलिटी एट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या करेगा, वाटर के लिए जो एब्जॉर्प्शन के लिए जो परमेबिलिटी है वो डीसीटी पर और कलेक्टिंग डक्ट पे बढ़ाएगा। मतलब कि ग्लेमेरुलस फिल्ट्रेट जो डीसीटी पे पास आउट हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में पास आउट हो रहा है, उसमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। increase the permeability at DCT and collecting duct। ये क्या करेगा कि कलेक्टिंग डक्ट पर और डीसीटी पर परमेबिलिटी बढ़ाएगा, इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की जो परमेबिलिटी है तो उसको क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा कि यूरिन हमारी हाइपोटोनिक हो जाएगी और बॉडी के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेंटेन हो जाएगा, रीमैनेज हो जाएगा। तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, मतलब कि यूरिन में मतलब कि वाटर की अमाउंट कम हो गई तो यूरिन कैसी हो गई, हाइपरटोनिक हो गई। यूरिन तो गाढ़ी हो गई, हाइपरटोनिक हो गई, कॉन्सेंट्रेट हो गई, पर बॉडी में जो रिटेंशन ऑफ वाटर ज्यादा हुआ, मतलब कि हमारी बॉडी में जो पानी की कमी हो रही थी वो बैलेंस हो गई। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि जो यूरिन होगी वो कैसी हो जाएगी, हाइपरटोनिक एंड amount of water balanced in body। और बॉडी में वाटर की अमाउंट क्या हो जाएगी, बैलेंस तो हो जाएगी। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो केस देखा आपने कि यदि अमाउंट ऑफ वाटर
ब्लड में कम हो जाता तो क्या होता। अब इसका उल्टा देखते हैं। तो देखो, इफ amount of water increase in blood, अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो गया, ब्लड में बढ़ गया। बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, जब ये अमाउंट बढ़ जाती है तो इससे क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो ब्लड का है वो कम हो जाएगा। ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। कम होते बराबर क्या होगा, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमारे जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो किसको भेजेंगे, हाइपोथैलेमस को भेजेंगे। ये इंफॉर्मेशन किसको भेजेंगे, हाइपोथैलेमस को भेजेंगे, ऑस्मो रिसेप्टर्स। इससे क्या होगा, हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड, काय के लिए, एडीएच का लेवल कम करने के लिए। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि एडीएच इन लेस अमाउंट, एडीएच कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। जब एडीएच कम है तो क्या होगा, permeability of water decrease at DCT and collecting duct. परमेबिलिटी ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाएगी, कहां पर, डीसीटी पे और कलेक्टिंग डक्ट पर। इससे क्या होना है, यूरिन कैसी आएगी, अब यूरिन आएगी अब हाइपोटोनिक, मतलब डाइल्यूट हो जाएगी यूरिन, और अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी में बैलेंस हो जाएगा। क्लियर। तो एडीएच से कैसे रेगुलेशन हो रहा है ये हमें समझ में आ गया। एडीएच के थ्रू रेगुलेशन किस तरह से हो रहा है, इट बिकम क्लियर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि रेगुलेशन जेस्टा ग्लैमेरुलर एपरेटस के थ्रू किस तरह से होता है और नेट्री यूरेटिक फैक्टर के थ्रू किस तरह से होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।